All right. So workforce planning is all about what skills need to be obtained by workers in the future, और what amount of workers are required in the future. तो इन दोनों के बारे में प्लान किया जाता है और ये एचआर का काम ही होता है। अच्छा, अब इफेक्टिव वर्कफोर्स प्लानिंग, जैसे मैंने पहले बताया था कि इफेक्टिव वर्कफोर्स प्लानिंग का मतलब है कि आपका जो टारगेट है वर्कफोर्स प्लानिंग के अंदर वो आप अचीव कर लें। तो वो अगर हम देखें तो वो कैसे इफेक्टिव वर्कफोर्स प्लानिंग किस तरह हेल्प करती है बिजनेस को, ये हम पहले देख लें। यानी कि वर्कफोर्स प्लानिंग के फायदे क्या हैं। तो वो पहला मैंने पॉइंट लिखा है, इट मेक्स द राइट वर्कर्स अवेलेबल एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। मतलब क्या, यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस न्यू टेक्नोलॉजी and you train workers beforehand, before that technology is installed in the factory या at the workplace जो भी है। तो आप वर्कर्स पहले से वो अवेलेबल हैं हु कैन यूज दैट टेक्नोलॉजी इन द बेस्ट पॉसिबल वे। तो या आप कोई नया एक्सपेंशन कर रहे हैं तो आपको उसके लिए वर्कर चाहिए। ये ना हो कि एक्सपेंशन करके बैठे हो, प्रोडक्शन करने के लिए वर्कर ही ना हो, ताकि आप आसानी से डेडलाइंस को मीट कर सकें। अदरवाइज इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। टेक्नोलॉजी आई आई पड़ी है, वर्कर्स की ट्रेनिंग ही नहीं, तो काम नहीं हो सकता। एक्सपेंशन करके बैठे हुए हैं, नई फैक्ट्री खोली हुई है, वर्कर्स ही नहीं है, तो ऑफ कोर्स आपको प्रॉब्लम होगी, आप फिर आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे। तो फिर कस्टमर्स जो हैं वो दे वुड लाइक टू बाय फ्रॉम सम अदर ऑर्गेनाइजेशन। आप क्यों एक्सपैंड करना चाह रहे हैं? इसी वजह से ना कि यू फील दैट देयर इज ग्रोइंग डिमांड फॉर योर प्रोडक्ट। तो जब आप वो डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वर्कफोर्स प्लानिंग, तो फिर आप वो कस्टमर्स तो फिर आपके पास नहीं आएंगे, यू विल लूज दोज कस्टमर्स। स्टाफिंग नीड्स आर मेट कीपिंग बजट इनटू कंसिडरेशन। ये भी कि आपको स्टाफिंग नीड मतलब ये देखना है कि आपके पास कितना बजट है स्टाफ का, उस हिसाब से आपको प्रॉब्लम नहीं होती। बाद का आपको लगता है कि जी हमारे पास ज़्यादा स्टाफ हो गया है, तो हमें थोड़ा, हम बजट से बाहर जा रहा है, हमें स्टाफ को कम करना है। तो ये भी वर्कफोर्स प्लानिंग में ही करना है, क्योंकि बजट का मतलब है कि अ सर्टन अमाउंट ऑफ फाइनेंस इज एलोकेटेड टू ईच एरिया ऑफ द बिजनेस, चाहे वो मार्केटिंग हो, ऑपरेशंस हो, एचआर हो। तो वो अब एचआर को भी दिया जाता है इसी तरह बजट। तो वर्क फॉर प्लानिंग में यही देखा जाता है हमारा बजट कितना है और हम कितने एम्प्लॉयज को पे कर सकते हैं। उस हिसाब से फिर आप ये भी देखते हैं, हमें हमें चाहिए कितना स्टाफ है और हमारे पास पैसे कितने हैं। अच्छा, फिर हेल्प्स रिटेन एम्प्लॉयज, ये भी आ गया साथ में, क्योंकि आप वर्क फॉर प्लानिंग में ये काम भी करते हैं। मतलब एक और तीसरी चीज आ गई कि आप जब वर्कफोर्स प्लानिंग करते हैं तो देखते हैं यार ये वर्कर्स अंडर परफॉर्म क्यों कर रहे हैं। तो उसमें आपको ये भी पता चल जाता है कि वर्कर्स में देर इज सम रिजेंटमेंट इन द माइंड ऑफ कस्टमर्स। वो थोड़े ना खिंचे खिंचे लग रहे हैं, दे आर नॉट हैप्पी। तो आप जब वर्कफोर्स प्लानिंग करते हैं तो उसमें फिर आप इस चीज को भी एड्रेस करते हैं कि हमें ज्यादा वर्कर रखने की जरूरत नहीं है। द प्रॉब्लम इज नॉट दैट वी हैव फ्यूअर अमाउंट ऑफ वर्कर्स, प्रॉब्लम है कि हमारे वर्कर फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर रहे, और काम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो अब अनहैप्पी हैं एंड दे माइट लाइक टू लीव। तो आप उसको एड्रेस कर पाते हैं इस प्लानिंग में, वर्कफोर्स प्लानिंग के थ्रू, और उससे फिर आपका लेबर टर्नओवर भी बच जाता है। और आपको पता है उसको आपको ट्रेनिंग देनी पड़ती है और आपको नए वर्कर्स भी रखने नहीं पड़ते, जो कि विच इन्वॉल्व्स कॉस्ट। तो ये भी इसमें आ जाता है। अच्छा, फिर फैक्टर्स विच डिटरमिन द नंबर ऑफ स्टाफ रिक्वायर्ड। हाँ, वो कौन, यानी कि आपने स्टाफ ज्यादा रखना है कम रखना है, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक, डिमांड फॉर द फॉर्म प्रोडक्ट। आसान, क्या मतलब, इसको मैं डेवलप करोगी, ये किस तरह से डिटरमिन करता है ये पॉइंट नंबर ऑफ स्टाफ को कि कितने रिक्वायर्ड इन द फ्यूचर। नहीं, नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही कि एक्सप्लेन कैसे करूं। देखो ना, बात सुनो। अगर किसी फर्म के प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा हो रही है, अभी मैंने आपको एग्जांपल भी दी पीछे, तो आपको ज्यादा एम्प्लॉय चाहिए होंगे ना। डिमांड ज्यादा हो रही है तो यू वांट टू प्रोड्यूस मोर आउटपुट, और यू वांट टू एक्सपैंड योर बिजनेस बाय ओपनिंग न्यू ब्रांचेस या बाय सेटिंग अप न्यू फैक्ट्रीज। तो फिर डिमांड बढ़ रही है तो वर्कर्स भी ज्यादा रखने होंगे फ्यूचर में। तो आप प्लानिंग में शामिल हो जाएगा कि नंबर ऑफ स्टाफ ज्यादा चाहिए। फिर दूसरा अगर देख लें, अगर प्रोडक्टिविटी, अगर स्टाफ की ज्यादा हो गई है, स्टाफ की प्रोडक्टिविटी अगर शेयरिंग खत्म हो गई शायद, स्टाफ की प्रोडक्टिविटी ज्यादा हुई है,
तो इसका मतलब आपको स्टाफ सस्ते पड़ रहे हैं। आपके सर वो कैसे? वो इस तरह से कि अगर फर्ज किया कि पहले, मैं अगर यही एग्जांपल दूं कि पहले ना दो वर्कर्स थे और दो वर्कर्स मिलके 20 यूनिट्स बनाते थे किसी भी प्रोडक्ट के। अब प्रोडक्टिविटी आपकी ज्यादा हो गई है और अब आपको एक ही वर्कर जो है वो 20 यूनिट्स बना के दे रहा है। एक ही, सॉरी, वर्कर 20 यूनिट्स बना के दे रहा है आपको। तो इसका मतलब आपको अब सस्ता पड़ रहा है कि टू वर्कर्स को पहले आप, यानी कि 20 यूनिट बनाने के लिए दोनों वर्कर को पे करते थे फॉर एग्जाम्पल $100 ईच। ठीक है, तो आपका टोटल तो $200 हो गया, यानी कि 20 चीजें बनाने के लिए आपको $200 वर्कर को देने पड़ते थे। अब आपको 20 यूनिट बनाने के लिए उसी वर्कर को, एक वर्कर काम कर रहा है, तो लेट से अगर आप उसको थोड़े ज्यादा भी पैसे देते हो, लेट से $120 एक वर्कर को, तब भी आपके पास जो वेज की कॉस्ट आती है वो सिर्फ $120 आ रही है 20 यूनिट्स की, जबकि पहले आ रही थी $200। तो आपको सस्ता पड़ रहा है। तो आप क्या करोगे? फ्यूचर में आप वर्कर्स ज्यादा रखने के लिए तैयार होगे क्योंकि आपको सस्ते पड़ रहे हैं। अच्छा, फिर हम चलते हैं आगे। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस, ये भी डिपेंड करता है। ऑब्जेक्टिव क्या, ये दो तो हो गए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव एक्सपेंशन है, ग्रोथ है, तो फिर तो ज्यादा वर्कर रखेंगे। और अगर आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी कि ओनर्स को हैप्पी करना है, पिछले 3 साल से उनको अच्छा प्रॉफिट नहीं दिया, तो अगर हम मजीद एक्सपैंड करेंगे तो प्रॉब्लम होगी क्योंकि कॉस्ट बढ़ेगी, क्योंकि एक्सपेंशन में स्टार्ट में कॉस्ट बढ़ती है एंड लेटर ऑन आपका प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। लेकिन चूंकि शेयर होल्डर अनहैप्पी हैं, तो उनको हैप्पी करने के लिए, बिकॉज दे आर द मेन स्टेक होल्डर, तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई भाई, रिटर्न चाहिए उन्हें, तो आप अपने बिजनेस की कॉस्ट को थोड़ा कम करते हैं, मतलब स्टाफ भी कम कर लिया ताकि खर्चे कम हो और प्रॉफिट ज्यादा हो जाए, और हम जो है वो शेयर होल्डर्स को कम से कम रिटर्न दे दे। उससे बिजनेस तो ग्रो नहीं करेगा, ये बात तो सही है, लेकिन शेयर होल्डर्स को आप वो जो उनमें जो फीलिंग ऑफ अनहैप्पीनेस थी वो चली जाएगी, एंड दे वुड लाइक टू स्टे विद द बिजनेस एज अ शेयर होल्डर। तो फिर आप स्टाफ कम भी कर सकते हैं। इसी तरह चेंजेस इन द लॉ रिगार्डिंग वर्कर्स राइट्स, अगर गवर्नमेंट ने कोई लॉ निकाले हैं जिसमें वर्कर्स को राइट्स ज्यादा दे दिए हैं, ठीक है, कि वर्कर्स को अब फर्ज किया छुट्टियों की पे पहले नहीं होती थी, अब छुट्टियों की पे भी मिलेगी, इनको आपको हेल्थ और मेडिकल का भी अलाउंस देना पड़ेगा, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अब इसका मतलब है आपके लिए वो वर्कर महंगा पड़ेगा, वर्कर महंगा पड़ेगा तो आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, तो आप फिर वर्कफोर्स प्लानिंग में वर्कर्स को कम करने का प्लान भी कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट के प्रोडिक्टेड लेबर टर्नओवर एंड एब्सेंटीइज्म रेट। तो लेबर टर्नओवर आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि यार बढ़ रही है, तो इसका मतलब है साल के एंड पे हमारे पास 30 वर्कर शॉर्ट हो जाएंगे, तो आपको साल के एंड तक 30 वर्कर पहले से अवेलेबल करके रखने हैं, उनकी पहले से शॉर्ट लिस्टिंग करके रखनी है ताकि उनकी जगह वो ले लें, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि यार ये वर्कर, ये ना ये 30 वर्कर तो छोड़ के जाएंगे ही जाएंगे, पता चल जाता है ना कि वो नहीं, दे आर नॉट हैप्पी। तो फिर इस तरह एब्सेंटीजम रेट है, तो उसको भी आप देखते हैं कि यार एक महीने में इतने वर्कर काम पे नहीं आते, तो आपको उनकी रिप्लेसमेंट में कोई वर्कर्स तो चाहिए जो उनकी जगह पर काम कर सकें। चाहे आप उनको टेम्पररी रखें, पार्ट टाइम रख लें, लेकिन आप प्लान करेंगे ताकि जब भी वो छुट्टी करें तो देयर हैज टू बी समबडी हु कैन वर्क इन प्लेस ऑफ देम, या शॉर्ट नोटिस पे वो काम करने आ जाए और वो 2-4 दिन जो वर्कर छुट्टी पे गया हुआ है आप वो काम उससे करा सकें। ये भी वर्कफोर्स प्लानिंग में किया जाता है। अच्छा, फिर अगर आगे चले तो फैक्टर्स विच डिटरमिन द स्किल ऑफ द स्टाफ रिक्वायर्ड, अब ये भी आ गया। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि स्किल लेवल अप करना है कि नहीं? पहला, पेस ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंज इन द इंडस्ट्री, ये मैं बता चुका पहले, भाई नई टेक्नोलॉजी आएगी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नई इस्तेमाल कर रहे हैं, आप नहीं करेंगे भाई तो फिर काम खराब है। जैसे अभी पाकिस्तान में इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है ना वो आनी शुरू हो गई हैं, चेंगान जो है उन्होंने इलेक्ट्रिकल व्हीकल 2 निकाल लिए, यानी कि अब कंप्लीट बैटरी से चलने वाली, पेट्रोल है ही नहीं। और इसी तरह जो आपकी किया है, तो किया भी जो है ना वो अपनी 2 इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेकर आ रहा है। इसका मतलब है कि अब जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनको क्या चाहिए, वो वर्कर चाहिए जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बना सकें या उस उनकी मैन्युफैक्चरिंग में कंट्रीब्यूट कर सकें। टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। अच्छा, अगर आप ईवीज पे काम नहीं करेंगे तो आपके कंपटीटर तो कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स यू विल फॉल बिहाइंड, यू विल बी थ्रोन आउट ऑफ द मार्केट बाय योर कंपाइटर, तो आपको फिर स्किल को अप करना है। अच्छा, फिर द नीड फॉर फ्लेक्सिबल एंड मल्टी स्किल स्टाफ, ये भी है। आपको लगता है कि आपके स्टाफ को एक ही काम नहीं आना चाहिए, एक से ज्यादा स्किल आनी चाहिए,
ताकि एक स्टाफ अगर बंदा नहीं भी है तो उसकी जगह दूसरा बंदा भी काम कर सके, उसको भी वो काम आता हो। तो तब भी आप स्टाफ को एक से ज़्यादा स्किल सिखाने के लिए वर्कफोर्स प्लानिंग में ये इसको भी शेड्यूल कर सकते हैं कि हाँ जी हमने ट्रेनिंग देनी है वर्कर्स को, जिससे उनको एक से ज़्यादा स्किल आ जाए। एम्प्लॉय अप्रेजल मैं पहले ही बता चुका हूँ, साल के एंड पे वर्कर्स को जो टारगेट्स दिए जाते हैं उनके अगेंस्ट उनकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है कि उन्होंने क्या अचीव किया। तो इसका फायदा ये होता है एम्प्लॉय अप्रेजल का कि एम्प्लॉयज इन चेक रहते हैं कि अपना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एम्प्लॉयज को भी पता था भाई एंड पे वैल्यूएशन होनी है, ग्रेड मिलना है। और फिर इसी तरह इफेक्टिव वर्कफोर्स प्लानिंग में आसानी मिलती होती है, क्योंकि अप्रेजल से आपको पता चल जाता है कहाँ कहाँ क्या क्या इशू है। स्किल वाइज ट्रेनिंग नहीं है, नंबर आपका कम है, या वर्कर स्ट्रेस्ड आउट है, जो भी है, तो वो आपको वर्कफोर्स प्लानिंग में भी हेल्प मिल जाती है एम्प्लॉय अप्रेजल की वजह से। क्योंकि अप्रेजल में सब चीजें देखी जाती है ना कि एम्प्लॉय काम अच्छे से नहीं कर रहा तो क्या वजह है। इज इट द फॉल्ट ऑफ द एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय इज नॉट बीइंग डेल्ट फेयरली, या एम्प्लॉय इज हैज नॉट बीन गिवन द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग। तो वो कुछ भी हो सकता है। तो फिर उसके अलावा और टारगेट्स को सेट करने में भी हेल्प मिलती है, क्योंकि अप्रेजल हो रहा है तो जब एम्प्लॉयज को टारगेट्स दिए हैं तो उनके मशवरे से दिए जाते हैं ना कि जनाब ये आपका टारगेट है, वो कहते हैं जी ओके, अब आपको इसी पे वैल्यूएट करेंगे। तो सेट करने में मदद ऐसे मिलती है कि आप वही टारगेट रखते हैं जो रियलिस्टिक होते हैं, मतलब जो अचीव किए जा सकते हैं। ये थोड़ी है कि टारगेट रख लिया और कहा जी अचीव करो, वो तो हो ही नहीं सकते। क्योंकि आप अप्रेजल कर रहे हैं तो आपको पता है एम्प्लॉयज का क्या कैलिबर है, उसी हिसाब से फिर टारगेट सेट किए जाते हैं। अच्छा जस्ट ए मिनट। अच्छा जी, आगे फिर हमारे पास आता है जी फेयर डिसमिसल एंड रिडंडेंसी। ये मैं आपको पहले ही बता दूंगा। अच्छा, हमने ये तो पढ़ा था कि डिसमिसल और रिडंडेंसी में फर्क है, और वो आपने भी मेरी अच्छे से बताया था कि दोनों में फर्क होता है। डिसमिसल में हम और वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने कहा एम्प्लॉय को सैक कर दिया, एम्प्लॉय को फायर कर दिया, ये डिसमिसल ही होता है। और इन तीनों का ये तीनों तब होते हैं जब देर इज सम डिसिप्लिनरी इशू। और हमने ये पढ़ा था कि एक डिसिप्लिनरी प्रोसीजर होता है और एम्प्लॉयज को उसकी कॉपी दी जाती है कि ये हैं डूज और डोंट्स। आपको बाउंड्री दी गई है एंड यू कैन नॉट क्रॉस दैट बाउंड्री। तो जब आप उस बाउंड्री को क्रॉस करते हैं तो डिसिप्लिनरी प्रोसीजर एक्टिव हो जाता है और उसके बेसिस पे डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है। एंड वन ऑफ द एक्शन जो कि आप कह लें कि एक्सट्रीम लेवल का है, वो डिसमिसल भी होता है। तो वो इसका मतलब है एम्प्लॉय के फॉल्ट की वजह से होता है, एम्प्लॉय ने नेग्लिजेंस शो की हुई है, एम्प्लॉय वाज कॉट कमिटिंग फ्रॉड, एम्प्लॉय वाज कमिंग लेट डिस्पाइट बीइंग वार्न्ड, एम्प्लॉय वाज नॉट फुलफिलिंग हिज और हर ड्यूटीज, जो भी रीजन होगा, एम्प्लॉय वाज नॉट दैट प्रोफेशनल, एम्प्लॉय वाज रूड टुवर्ड्स हिज और हर कोलीग्स या कॉलीग्स, जो भी है। अच्छा, तो फिर ना, तो डिसमिसल तो ये है, लेकिन डिसमिसल जो है वो भी फेयर और अनफेयर होता है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जब बिजनेस ने किसी इंप्लॉय को निकालना है तो इल्जाम लगा के निकालना, एलिगेशन लगाई कि ये एम्प्लॉय, जैसे मैंने कहा जी यार इस एम्प्लॉय ने ऐसे ऐसे करता था, या काम नहीं करता था, या जो भी है, ठीक है, ये डिसमिसल तो है। लेकिन बाद अकात वो डिसमिसल अनफेयर क्यों होता है? क्योंकि आप किसी इंप्लॉय को डिसमिस तो कर रहे हैं, लेकिन वो एलिगेशन उस तरह से आ नहीं रही डिसिप्लिनरी प्रोसीजर में। यानी कि आपने एम्प्लॉय पे को जो रीजन दिया ऑफ डिसमिसल, इट इज नॉट मेंशन्ड इन द डिसिप्लिनरी प्रोसीजर। यानी कि डूज और डोंट्स की जो आपने एक डॉक्यूमेंट दिया एम्प्लॉय को, शेयर किया, उसमें डोंट्स में वो लिखा नहीं था। तो ये एक अनफेयर मतलब आपने इल्जाम तो लगा दिया, उसने किया भी होगा शायद, लेकिन वो चूंकि प्रोसीजर में लिखा नहीं हुआ तो वो अनफेयर है, और आप उस बेसिस पे एम्प्लॉय को डिसमिस कर नहीं सकते क्योंकि आपने उसे बताया नहीं हुआ पहले। तो वो अनफेयर डिसमिसल कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, और रिडंडेंसी तो चलो ठीक है, वो तो एम्प्लॉय का कसूर ही नहीं है, तो ऑफ कोर्स फिर वो एम्प्लॉय क्या करे। वो तो वजह है कि वो जॉब अवेलेबल नहीं है। तो हमने इस पर पहले भी बात की हुई है, जब जॉब ही अवेलेबल नहीं है वो वाली, तो एम्प्लॉय को रख के क्या करना है आपने? जरूरत नहीं है आपको, तो आप उस एम्प्लॉय को नहीं रखेंगे। जिस तरह की टेक्नोलॉजी आती है तो रोबोट्स, अब बाहर के मुल्कों में अगर हम देखें तो रोबोट्स जो है ना वो काम कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग का, तो वहाँ बंदों की जरूरत नहीं है, तो बंदों को तो निकालेंगे। इस तरह आप बैंक्स को ले लो, अब बैंक्स में नॉर्मली इतना एडवांस्ड हो गया है कि हम नॉर्मली वी डू नॉट विजिट बैंक्स,
मैं बहुत कम बैंक विजिट करता हूँ। नॉर्मली आपका वो ऑनलाइन है, फिर वो एटीएम का है, डेबिट कार्ड है, उसी पे चलता रहता है, तो आप सारा साल बैंक ही नहीं जाते। तो अब इसका मतलब है कि कस्टमर्स पे लेस विजिट्स टू बैंक्स। तो इसका मतलब है फिर आपको इतना बड़ा स्टाफ क्या करना है, तो स्टाफ भी कम होगा फिर। तो इसका मतलब है, इसको बोलते हैं डाउन साइजिंग। आपको वर्कर्स कम करने हैं क्योंकि उतने अब वर्कर्स की जरूरत नहीं है, बिकॉज नॉट मेनी क्लाइंट्स और कस्टमर्स विजिट बैंक्स। तो फिर वो रिडंडेंसी हो जाएगी उस तरह से। अच्छा, अब रिडंडेंसी भी दो तरह की है, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। जो वॉलंटरी होती है वो तो ये है कि आप अब रिडंडेंट करने हैं वर्कर आपने, ठीक है, तो कुछ ने खुद कहा जी हम खुद छोड़ रहे हैं, तो आपके लिए आसान हो गया। उससे फायदा ये होगा, जो खुद छोड़ रहे हैं उससे नेगेटिव इमेज नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा इंप्रेशन कि जी आप वर्कर्स वेलफेयर नहीं देख रहे, आपने उन बेचारों को नुकसान निकाल दिया, वो कहाँ जाएंगे, रोजी रोटी कैसे चलाएंगे। ठीक है, तो इसमें ये इंप्रेशन नहीं जाता, और दूसरा आपको कोई कॉम्पनसेशन भी नहीं देनी पड़ती। जो इनवॉलंटरी रिडंडेंसी है, जिसमें आप कहते हैं कि जी हमें आपकी जरूरत नहीं है क्योंकि ये जॉब ही नहीं है, रिडंडेंसी में जॉब ही नहीं है, तो फिर बैड इमेज जा सकता है। और जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं, दे में ऑल्सो स्टार्ट थिंकिंग कि यार कल को हमें भी निकाल देंगे। इट डजेंट मैटर हाउ लॉयल वी आर, या हम कितने पुराने हैं, ये इनको मैटर नहीं कर रहा कंपनी को। या फिर ये होता है कि आपको कॉम्पनसेशन देनी पड़ती है, विच माइट बी a significant amount depending upon the amount of experience an employee has। अगर एम्प्लॉय बहुत अरसे से काम कर रहा है तो भाई इसको पैसे भी फिर ज्यादा देंगे आप, जब आपको उसको निकाल रहे हैं तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। पर मैंने बता दिया आपको, फेयर और अनफेयर डिसमिसल और वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी रिडंडेंसी, इन दोनों में फर्क आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब एग्जाम्पल देख लें जरा फेयर डिसमिसल और रिडंडेंसी की, हम इन दोनों की बात ही करते हैं। एम्प्लॉय इज कॉट स्टीलिंग, ये डिसमिसल है, एम्प्लॉय का कसूर। नेगेटिव एटीट्यूड एट वर्क, डिसमिसल। अनेबल टू परफॉर्म डिस्पाइट गेटिंग ट्रेनिंग, ये मैंने नहीं लिखा, तो आप बताओ ये क्या है। Unable to perform despite getting training. Is it a dismissal or redundancy? बता दें। सर आई थिंक ये एम्प्लॉय का की फॉल्ट नहीं है, ये बिजनेस की फॉल्ट है कि उन्होंने उसको ट्रेन नहीं किया या उसकी स्किल्स को देख के नहीं उसको जॉब वहां तो पे बेटा रखा। लिखा हुआ है, बात सुनो, वहां लिखा हुआ है ट्रेनिंग देने के बावजूद वो नहीं परफॉर्म कर रहा। हाँ, तो अगर ये लिखा हो कि ट्रेनिंग बेकार थी फिर तो समझ आती है, लेकिन अगर यही लिखा है कि ट्रेनिंग दी है भाई उसको पूरी, वो नहीं काम कर रहा फिर भी, तो ये डिसमिसल ही सर होगा इसके। डिसमिसल होगा, हाँ जी। डिसमिसल। हाँ, एम्प्लॉय डिसऑनर्स डिसमिसल। अब आगे देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी रिक्वायर्स फ्यूअर वर्कर्स टू प्रोड्यूस द सेम आउटपुट, रिडंडेंसी आ गई। फिर मर्जर, दो कंपनी आपस में मिल गई। अभी आप ये देखो, ये कुछ साल पहले जो है, बल्कि कई साल हो गए अब तो, ये जो दो मोबाइल नेटवर्क कंपनीज हैं, एक वारिद थी और दूसरी कौन सी थी, जैज, ये दोनों आपस में मर्ज नहीं हुए, टेक ओवर किया गया असल में। तो जैज ने किया है वारिद को, और फिर उसने जैज वारिद नाम भी रखा इसी वजह से कि लोगों को लगे कि ये भाई वही कंपनी है। जैज ने टेक ओवर कर लिया था वारिद को, तो उस केस में भी क्या हुआ, कई लोगों की नौकरी गई, क्योंकि अब वो डुप्लीकेशन ऑफ जॉब्स हो गई ना। दो, आपने दो ऑपरेशन मैनेजर, दो मार्केटिंग मैनेजर तो नहीं करने हैं ना कुछ, आपको तो फिर डाउन साइज करना ही है, दोनों के वर्कर रखेंगे लेकिन थोड़े रखेंगे फिर, तो वो हो सकता है मर्जर में भी हो सकता है। तो रिडंडेंसी और जॉब कट्स, ये भी बताया था आपको। जॉब कट्स क्या, कि आप कंपटीशन में आ गए हैं और आपको उसमें प्राइस कम करनी पड़ रही है, प्राइस कम करने के लिए आपको कॉस्ट कम करनी पड़ रही है, कॉस्ट कम करने के लिए आपको वर्कर्स को निकालना पड़ रहा है कि यार कम वर्कर से काम चलाते हैं, ज्यादा वर्कर से कॉस्ट बढ़ेगी, एंड वी वोंट बी एबल टू चार्ज अ कंपेरेटिव प्राइस। तो कंपाइटर जो है ना, उनसे हम लूज कर जाएंगे जो मार्केट है वो। सर डिसमिसल में अगर बंदा लाइक काम ही नहीं सेटिस्फाई आपको लाइक जॉब को, तो लाइक उसको जब निकालते हैं तो उसको लाइक कंपनसेशन देना पड़ता नहीं देंगे, ये अच्छा सवाल किया। डिसमिसल में आप कॉम्पनसेशन नहीं देते क्योंकि एम्प्लॉय का फॉल्ट था। इनफैक्ट आप उसमें उसको जो एक्सपीरियंस लेटर जरूर दे सकते हैं, लेकिन कोई लेटर आप टू होम इट में कंसर्न वाला, या जिसमें बताएं कि जी इनकी इतनी सर्विस थी, इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, यानी कि मैंने जिस जिस स्कूल में काम किया है वो मुझे एक्सपीरियंस लेटर देते हैं, तो वहां पर एक्सपीरियंस लेटर जो है ना वो उल्टा पड़ जाएगा, क्योंकि वो मांगेगा तो सही, एंड पे वो लिख देंगे कि वी डिसमिस दैट एम्प्लॉय बिकॉज ही कमिटेड दैट एक्शन, या जो भी किया उसने। तो उसमें कॉम्पनसेशन तो बिल्कुल भी नहीं देनी, बल्कि उसमें आप लीगल एक्शन भी ले सकते हैं एम्प्लॉय के खिलाफ, तो वो एक्शन लिया जा सकता है। एम्प्लॉयज कैन बी सेंटेंस्ड टू, दे कैन बी सेंट टू जेल एज वेल, टू इम्प्रिजनमेंट एज वेल, ये भी हो सकता है। वह डिपेंड करता है कि वो लेवल ऑफ क्राइम या क्या किया उन्होंने।
अच्छा फिर सर अगर एक एम्प्लॉय है वो कंपेटिटर्स की कंपनी में अपने बिजनेस की इम्पोर्टेंट फाइल या इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट को जाके दे देता है तो ये डिसमिसल कहलाया जाएगा? ये बिल्कुल डिसमिसल है और बहुत बड़ा क्राइम है ये, इस पे लीगल एक्शन हो सकता है और जेल भी हो सकती है। अच्छा ठीक है सर। फिर अनफेयर डिसमिसल आया जी, बता दिया था आपको, एम्प्लॉय को फायर किया है लेकिन अनलॉफुल मैनर। अनलॉफुल मैनर ऐसे रीजन पे निकाला जो कि डिसिप्लिनरी प्रोसीजर में नहीं लिखा हुआ। और क्यों नहीं लिखा हुआ? क्योंकि लॉ उस रीजन को एक्सेप्ट नहीं करता। अब जैसे क्या लिखा है, नो प्रायर वार्निंग्स, कोई वार्निंग दिए बगैर निकाल दिया, ये तो नहीं होता। आपको वार्निंग पहले देनी होती है, हाँ डिपेंडिंग अपॉन छोटा मोटा, वो लेट आ रहा है ये तो नहीं, एक दिन लेट आया चलो घर जाओ आपको निकाल दी, ये नहीं हो सकता, आपको वार्निंग देनी है। हाँ जैसे आप कह रही हो कि वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो लीक कर रहा था, वो एक और केस है। अच्छा फॉर गेटिंग प्रेग्नेंट, ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है, तो इसमें भी पूरी दुनिया में खवातीन को छुट्टियां दी जाती हैं लास्ट मंथ में जाके, तो ये इसमें भी कहना है कि जी अच्छा आपको निकाल देंगे हम, आप घर पे बैठी हुई हैं, ये नहीं हो सकता। तो ये भी जो है ना अनफेयर डिसमिसल कहलाएगा। फिर कोई वर्कर ट्रेड यूनियन ज्वाइन करता है, ऑफ कोर्स ये भी अलाउड नहीं है, क्योंकि ट्रेड यूनियन ज्वाइन करना हर एम्प्लॉय का राइट है। वो एक बॉडी है जो वर्कर्स के राइट को प्रोटेक्ट करती है, और आप वर्कर्स को अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने से नहीं रोक सकते। फिर रिफ्यूजिंग टू वर्क ओवर टाइम, ये भी वर्कर्स की विलिंगनेस है तो आप ओवर टाइम करवा सकते हैं। ओवर टाइम का मतलब क्या होता है? व्हेन यू आस्क वर्कर्स टू वर्क मोर देन द नॉर्मल वर्किंग आवर्स, यानी कि वो जो 8 घंटे काम करते हैं यूजुअली, उससे ज्यादा काम करने के लिए कह रहे हैं, तो आप मजबूर नहीं कर सकते। हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो खैर सब चलता है, लेकिन वहां नहीं कर सकते, वहां पे केस हो जाएगा। तो वहां पर आप ये कहेंगे जी इसने चूंकि 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं किया तो हम निकाल रहे हैं, ये नहीं हो सकता। तो ये भी अनलॉफुल कहलाएगा और इसको अनफेयर डिसमिसल ही बोलेंगे। अच्छा सिचुएशन जिसमें डाउन साइजिंग जरूरी हो जाती है। डाउन साइजिंग का मतलब क्या है? आसान लफ्जों में रिडंडेंसी, उसी को बोलते हैं। क्या है जी? इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोमेशन, आप मशीनरी ले आए तो अब वो रिप्लेस कर रही है वर्कर्स को। फॉलिंग, अभी कहते हैं अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे जैसे आ रहा है, डोमिनेट कर रहा है, तो ये बिल्कुल थ्रेट है कि जी रिडंडेंसीज होंगी डिफरेंट इंडस्ट्रीज में। अच्छा फिर फॉलिंग सेल्स और शॉप क्लोजर, सेल्स गिर गई जिस और उसकी वजह से या तो आपको स्टाफ कम चाहिए या आपने दुकान ही बंद कर दी है, तो फिर वर्कर तो आपको निकालने ही पड़ेगा ना। फिर डुप्लीकेशन ऑफ जॉब्स ड्यू टू मर्जर, तो अब ये भी मर्जर हो गया तो दो दो जॉब, दो एक ही जॉब दो बंदों को थोड़ी ना देनी है आपने, तो एक को तो निकालना पड़ेगा। कंपनसेशन देना पड़ेगा। हाँ अब ये है कि अच्छी कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज जरूर कंपनसेशन देती हैं, क्योंकि उनके इमेज का प्रॉब्लम है। जितनी कंपनी बड़ी है उतने ही दे बिकम सेंसिटिव इन रिलेशन टू देयर इमेज। उतना ही इमेज बड़ा है ना, और हल्का सा भी दाग लगेगा तो वो इमेज इफेक्ट होगी। जितनी छोटी कंपनी है वो कहती है यार जो करना कर लो, जाओ जाओ, जिसको बताना उसे पता है, उस कंपनी को वैसे ही कोई नहीं जानता, तो इमेज खराब भी होगा तो क्या हुआ, मतलब हो सकता है। लेकिन जनरली ये गुड वो प्रैक्टिस है कि आप कॉम्पनसेशन देते हैं इस तरह से एम्प्लॉयज को। अच्छा बल्कि ये तो मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरे एक रिलेटिव भी थे, तो वो एक मल्टीनेशनल में काम करते थे, तो उन्होंने एक दिन बुलाया कुछ सर्टन एम्प्लॉयज को एक जगह पर, वहाँ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाई और उसमें कुछ लोगों के नाम दिखाए और कहा जी कि आपको जो है ना अब आप यू आर नो मोर रिक्वायर्ड। लेकिन नो मोर रिक्वायर्ड कहा, और उनके वो जो जो उनके पास गाड़ियां थी, जो भी सामान था, वो कहा था लेकर आए, बताया नहीं था। सामान उनसे लिया, उनसे कहा जी आप फर्क हैं, लेकिन साथ में उनको पैसे दिए। अब मेरे रिलेटिव थे, उनका सर्विस कम थी, उनको 6 लाख रुपए दिया, लेकिन 80-80 लाख रुपए तक दिया। कैन यू इमेजिन दैट? यानी कि वो एम्प्लॉय जो बहुत पुराना था या बहुत सर्विस थी, तो किसी भी एम्प्लॉय ने कुछ भी नहीं कहा। अब मेरे जो रिलेटिव थे उनको 6 लाख मिला ना, तो जॉब नहीं थी तो कुछ महीने जॉब नहीं भी मिले तो 6 लाख थे, उससे वो घर का खर्चा अपना चलाते रहे, उनको प्रॉब्लम नहीं हुई। फाइनली उनको जॉब मिल गया, वो पेप्सी में काम कर रहे हैं। तो ये आप करने से वो वर्कर्स भी कुछ ज्यादा प्रोटेस्ट नहीं करते, और किसी को पता भी नहीं चला कि भाई ये इतनी बड़ी रिडंडेंसी हुई है, इतने वर्कर्स निकाल दिए गए। अच्छा एनीवे, तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला फिर कल इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि चैप्टर बड़ा है।